दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। कर्नाटक से ही क्यों कांग्रेस की वापसी होती है? ये इतिहास लंबा है, इंदिरा जी के ज़माने से है, लेकिन उसके पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 1 की बात कर लेते हैं। 1 हम इसलिए कह रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2 भी शुरू हो सकती है। इसकी चर्चा जब भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हो रही थी तभी से इसकी चर्चा शुरू हो गई थी। अब तो कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद ये चर्चा जोरों पर है, जो सूत्रों पर से जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2 जो पश्चिम से पूरब की, पहले दक्षिण से उत्तर की ओर चली थी, इस बार पश्चिम से पूरब की ओर चलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा यूपी, बिहार, बंगाल होते हुए दिल्ली से ये यात्रा निकलेगी, बहुत जल्द निकलेगी, जैसा कांग्रेस सूत्रों से जानकारी मिली है। तो भारत जोड़ो यात्रा 1 की बात कर लें। जब कर्नाटक में राहुल गांधी की 21 दिन भारत जोड़ो यात्रा चली, जिन 7 जिलों से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, वहाँ विधानसभा की 48 सीटें थी, जिसमें से इस बार कांग्रेस ने 32 सीटें हासिल की। मतलब 48 सीटों से होकर राहुल गांधी की यात्रा गुजरी 7 जिलों से, 32 सीटें कांग्रेस ने जीत लिया है। ये आंकड़ा पिछले 2018 के चुनाव में इससे आधे से भी कम था, 15 सीटें केवल कांग्रेस की थी। इस बार जस्ट डबल से। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कहीं ना कहीं असर हुआ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर ही है कि यात्रा जब शुरू हुई, यात्रा के समय ही हिमाचल चुनाव हो रहा था, हिमाचल प्रदेश, गुजरात का एक राज्य हिमाचल जीता राहुल गांधी ने, और उसका असर कर्नाटक में ज़बरदस्त हुआ। ज़बरदस्त बहुमत के साथ कांग्रेस अपनी सरकार बना रही। जैसा आप सबको मालूम है कि 135 सीटें कांग्रेस की हैं, 66 सीटें बीजेपी की हैं। तो वहाँ राहुल गांधी का बहुत भारत जोड़ो यात्रा का ज़बरदस्त असर हुआ। अब ये भारत जोड़ो यात्रा 2 जो है, ये क्या दिल्ली जिताएगी? और कर्नाटक से ही क्यों कांग्रेस की वापसी होती है? इस पे ये इतिहास जो है 1975 का है। 1975 की इसलिए कह रहे हैं कि 1975 में जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाया था, उसके बाद जब 1977 में आम चुनाव हुए थे, तो इंदिरा जी की बुरी तरह हार हुई थी। कांग्रेस ज़बरदस्त हार, यहाँ तक कि इंदिरा जी रायबरेली से अपनी परंपरागत सीट भी हार चुकी थी। उसके बाद 1978 में, अब यहीं से कहानी शुरू होती है कर्नाटक की। कर्नाटक से कांग्रेस की क्यों वापसी होती है? 78 में एक उपचुनाव हुआ, तो वहाँ पे चिकमंगलुरु से इंदिरा जी ने चुनाव लड़ा, उपचुनाव, और वहाँ पे एक नारा चला था, एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलुरु। ये नारा ज़बरदस्त उस समय देश में चला था, एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलुरु। उसके बाद वो जीती, वहाँ से अच्छे मतों से जीती, और फिर उनकी संसद में वापसी हुई। उसके बाद फिर जब आम चुनाव हुए, जब तमाम जनता पार्टी की सरकार आई, तमाम प्रधानमंत्री आए गए उस समय, तो उसी 2-3 सालों के बीच में कई प्रधानमंत्री बने। तो उसके बाद जब 1980 में फिर आम चुनाव हुए, तो कांग्रेस की ज़बरदस्त वापसी हुई। केंद्र में इंदिरा जी की फिर ज़बरदस्त वापसी हुई, भारी बहुमत से, पूर्ण बहुमत से उनकी सरकार बनी। वो 80 में, तो 1980 में फिर इंदिरा जी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। उसके बाद फिर 1999 में सोनिया गांधी जी ने भी कर्नाटक के बेल्लारी से चुनाव लड़ा। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता थी उस समय सुषमा स्वराज जी, जिसको उन्होंने हराया। सोनिया जी अमेठी से भी चुनाव लड़ रही थी और बेल्लारी से भी, लेकिन उन्होंने अमेठी भी जीता और बेल्लारी भी जीता। इसके बाद वो अलग बात है कि 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। लेकिन फिर उसके बाद 2004 के बाद 10 साल, 2004 से 14 तक कांग्रेस की सरकार रही है, आप सब जानते हैं। फिर उसके बाद इस समय आप लोग देख रहे हैं 23 में फिर से कांग्रेस की वहाँ से वापसी हो सकती है। कांग्रेस कर्नाटक में तो हो चुकी है, लेकिन पूरे देश की बात हो रही है कि पूरे देश में केंद्र में सत्ता में कांग्रेस की वापसी कर्नाटक से, जो कर्नाटक से इतना बड़ा बहुमत मिला है, उसका पूरे देश में कहीं ना कहीं असर है। कहते हैं कि ये पहले से पूरे राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि कर्नाटक दक्षिण का द्वार कहा जाता है। ये सब लोग कहते थे, पूरा जो एक राजनीतिक चर्चा थी गलियारों में, कि अगर कर्नाटक बीजेपी हार जाती है तो बीजेपी के लिए दक्षिण भारत का द्वार बंद हो जाएगा, दरवाज़ा बंद हो जाएगा। और अगर कांग्रेस जीत जाती है तो कांग्रेस के लिए दक्षिण भारत का दरवाज़ा खुल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि दक्षिण भारत का दरवाज़ा बीजेपी के लिए बंद हो चुका है। 3 दशक से लगभग वहाँ बीजेपी की अच्छी
स्थिति थी। 90 से येदियुरप्पा जी के सहारे वहाँ बीजेपी लड़ती थी, इस बार मोदी जी के नाम पे चुनाव हुआ तो बुरी हार हुई। तो इस बार अब कांग्रेस की ज़बरदस्त वापसी हुई है। तो 2023 में कांग्रेस की फिर से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की मेहनत ने भी वहाँ रंग लाई और कांग्रेस की ज़बरदस्त वापसी हुई। तो क्या अब राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा का विषय बन चुका है कि कर्नाटक कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए शुभ साबित होता है और केंद्र में भी 2024 में कांग्रेस की सत्ता की वापसी हो सकती है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2 भी शुरू होगी। लोकसभा, आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस की तैयारियां चल रही हैं। पश्चिम से पूरब की ओर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2 भी शुरू होगी। जब जब कांग्रेस मुश्किल में होती है तब तब दक्षिण भारत, कर्नाटक जैसे राज्य कांग्रेस के लिए तारणहार बनते हैं। अभी आपने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी देखा था कि राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़े थे, अमेठी से और वायनाड से। अमेठी से चुनाव हार गए थे लेकिन वायनाड से वो भारी मतों से जीते थे। तो कहीं ना कहीं दक्षिण भारत कांग्रेस को सहारा देता है। वो एक अलग बात है कि जो कांग्रेस का बेस था एक ज़माने में वो उत्तर भारत था, आधार उत्तर भारत था, लेकिन वर्तमान समय में उत्तर भारत कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए कमज़ोर हुआ है। उसका एक रीज़न है, दक्षिण भारत से क्यों वापसी होती है, उत्तर भारत क्यों कांग्रेस के लिए बीच बीच में खराब हो जाता है। दक्षिण भारत आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, काफ़ी दिनों से, जब से हमने कहने का मतलब ज़्यादा राजनीति में जानना पढ़ना सीखा, तो तब से कहते हैं कि दक्षिण भारत साक्षर है। केरल जैसे राज्य तो पूर्ण साक्षर हैं, सभी वहाँ के राज्य दक्षिण भारत के शिक्षित हैं, साक्षर हैं, संपन्नता भी ठीक ठाक वहाँ पे है। तो वहाँ पे जातिवाद और धर्मवाद का ज़्यादा असर नहीं हो पाता, इसलिए कांग्रेस की वापसी वहाँ से हो जाती है। और उत्तर भारत में अभी भी जब इस समय इतने आज़ादी के 75 साल के बाद भी उत्तर भारत में अभी जातिवाद और धर्मवाद का नशा सर चढ़कर बोलता है। ये आप देखते हैं, जहाँ पे जातिवाद धर्मवाद होगा वहाँ कांग्रेस के लिए जीतना मुश्किल हो जाता है। अभी लगता है कि अभी उत्तर भारत में भी स्थिति में सुधार होगा निश्चित तौर पे। आप देख लेना, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2 शुरू होगी, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, बंगाल जैसे राज्यों से गुजरेगी, तो कहीं ना कहीं स्थिति में सुधार होगा, लेकिन उतना सुधार नहीं होगा जितना दक्षिण भारत में होगा। दक्षिण भारत में जो उम्मीद है कि ज़बरदस्त लोकसभा में सफलता कांग्रेस को मिल सकती है। अगर उत्तर भारत ने थोड़ा भी सहयोग कर दिया कांग्रेस का, तो 2024 में निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बन सकती है। अब दक्षिण भारत का कर्नाटक जैसा राज्य, शिक्षित राज्य और संपन्न राज्य जीतने के बाद जो क्षेत्रीय दल अपने अपने लिए कयास लगा रहे थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, वो कहीं न कहीं उन लोगों को कांग्रेस के पीछे चलना पड़ेगा और राहुल गांधी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, उनका साथ देना पड़ेगा, क्योंकि निश्चित तौर पे कांग्रेस की लोकसभा की सीटें काफ़ी बढ़ोतरी होगी और इन क्षेत्रीय दलों का सहयोग मिल जाएगा। तो निश्चित तौर पर 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कांग्रेस की सरकार बन सकती है। बीच में थोड़ा आपसे दोस्तों एक निवेदन भी कर देते हैं, अगर इसी तरह की आप निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं, सदैव देखते रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल में ज्वाइन बटन है, नीचे लिखा हुआ है, उसको आप टच करके अगर आप सक्षम हैं, छोटे मोटे मंथली पेमेंट होते हैं, अगर कर सकते हैं तो आप कर दीजिए। अगर ये भी आप नहीं कर सकते तो 1 टाइम पेमेंट करके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर पड़ा रहता है, स्क्रीन में भी हम नंबर लगा देते हैं, उसके माध्यम से आप हमारा पेमेंट कर सकते हैं, आर्थिक सहयोग कर सकते हैं हमको। इसलिए कि बगैर आर्थिक सहयोग के निष्पक्ष मीडिया इस दौर में कितना कठिन है आप सब जानते हैं। बड़े चैनलों का हाल देखना है, बड़े चैनल सब गोदी मीडिया बन चुके हैं, जो वहाँ पे अच्छे पत्रकार थे सब बाहर किए जा चुके हैं। तो निष्पक्ष मीडिया, कोई हमें सरकारी विज्ञापन भी नहीं मिलते हैं। तो इसलिए निष्पक्ष मीडिया अगर आप हमको इस तरह देखना चाहते हैं तो आप आर्थिक सहयोग कीजिए, हमारा सहयोग कीजिए कि हम आपको निष्पक्ष खबरें दिखाते रहें। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो, दोस्तों को शेयर जरूर कर दिया करें। बात हम कर रहे थे दक्षिण भारत की। अभी आपने देखा एक फिल्म आई थी, अभी आई है दी केरला स्टोरी, जो भी 5 मई को रिलीज हुई है। पूरे देश में उसकी ज़बरदस्त चर्चा है। वो कितना सही है कितना गलत है इस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे देश का केरला जैसे राज्य को एक हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा उसको उछाला जाए, पूरी भारतीय जनता पार्टी सत्ता उसको उछालने में लग जाए, ये ठीक नहीं है। केरला हमारे देश का पूर्ण साक्षर राज्य, शिक्षित राज्य है। आज नहीं, बहुत समय से, कम जब से मैं जानता हूँ 30-35 साल से पूर्ण साक्षर राज्य है, बल्कि वो ज़्यादा समय से स्वास्थ्य में नंबर 1, हर मामले में नंबर 1। उस ऐसे राज्य को बदनाम करना ठीक नहीं है।
अगर वहाँ पे ऐसी कोई घटनाएं होती हैं, पहली बात में जो उसमें संख्या दिखाई गई, बताते हैं वो संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि शिक्षित राज्य वहाँ इतना ज़्यादा बच्चियों को या लड़कियों को गुमराह नहीं किया जा सकता। अगर वहाँ गुमराह किया जा सकता है तो जो अशिक्षित राज्य है, जहाँ गरीबी है, और वहाँ तो ऐसी घटनाएं पहले ज़्यादा हो सकती हैं। ये सोचने वाला विषय है। अगर है भी तो हमारे केंद्र सरकार को ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला जो दिखाया गया है, ये केंद्र सरकार से संबंधित होता है, राज्य से संबंधित नहीं होता। मैं आपको बता दूँ, इसमें केंद्र सरकार को इसमें लगाम कसनी चाहिए। केंद्र सरकार को अगर ऐसी वहाँ कोई मामला तो उसको दूर करना चाहिए, न कि उस मामले को उछालना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के द्वारा, सत्ता के तमाम मुख्यमंत्रियों के द्वारा या सत्ता पक्ष के केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा, तो ये स्थिति है हमारे दक्षिण भारत की। हमारे दक्षिण भारत के अधिकांश राज्य संपन्न हैं, शिक्षित हैं। हम भी चाहते हैं हम उत्तर भारत से संबंधित रहें। हम भी चाहते हैं कि हमारे उत्तर भारत के लोग भी जागरूक बने, शिक्षित बने और अपने पैरों पे खड़े हों। किसी सत्ता के सहारे न रहें कि सत्ता हमें कुछ अनुदान दे दे, और सत्ता के सहारे जो जीना हम लोगों तमाम उत्तर भारत के लोग सीख लिए हैं, ये ठीक नहीं है। अपने कर पे भरोसा कीजिए, और विशेष करके हम अपने जो हमारे नौजवान उनको जागरूक बनाएं, उनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकाल करके उनको सही शिक्षा की तरफ उनका रुख मोड़ें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, जो बीच में हमने आपसे कहा था कि आप हमारा आर्थिक सहयोग कीजिए ज्वाइन बटन के माध्यम से, या ऐसे भी वन टाइम पेमेंट करके। अगर ये कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम चैनल वीडियो को लाइक करके और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।